नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स या फेसबुक के माध्यम से मैसेजेस या ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस मिलते रहते हैं आप लोगों के कि संतान के विषय में आपको बहुत अधिक परेशानी आती है। बच्चों के कारण आपके जीवन में उथल पुथल मचा हुआ है या कई लोगों के संतान हो नहीं पाती। तो आप अपनी अपनी जन्म पत्री का अध्ययन स्वयं भी करना जाने या मुझसे तो आप करवा ही सकते हैं। हमारी जन्म पत्री का जो पंचम भाव होता है, 5th हाउस, उसे संतान के साथ जोड़ा गया है। तो ये जान लें कि पंचम भाव में अगर कोई अशुभ योग बन जाए, जैसे कोई भी ग्रह दो ग्रहों का मेल शत्रुओं का हो जाए, शनि और मंगल पंचम भाव में मिल गए, मंगल और राहु पंचम भाव में मिल गए, सूर्य और राहु पंचम भाव में मिल गए, मंगल और बुध पंचम भाव में मिल गए, कोई भी दो ऐसे ग्रह जो आपस में शत्रु हों पंचम भाव में जाकर अशुभ योग बना दें, तो समझ लीजिए संतान की तरफ से हमें परेशानी आ सकती है, क्योंकि पंचम संतान का भाव होता है। एक और नुक्ता जान लीजिए, पंचम भाव का स्वामी जो भी ग्रह हुआ आपकी कुंडली के अनुसार, अगर वो छठे, 8वें या 12वें घर में चला गया, छठा घर जिसे रोग शत्रु कर्जे का कहते हैं, 8वां घर जिसे मृत्यु स्थान कहा गया है, 12वां घर जिसे नुकसान ही नुकसान कहा गया है, अगर पंचम भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें घर में जाकर बैठ जाए तो भी हमें संतान की तरफ से प्रॉब्लम आती है। हमें संतान तंग करती रहती है, हमें बच्चों का मुंह देखना पड़ता है हर काम करने से पहले। एक और नुक्ता समझ लीजिए, पंचम भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठा हो, वहाँ पर उसका शत्रु ग्रह बैठा हो पहले से ही, या शत्रु राशि में जाकर बैठ जाए, फिर भी हमें अपने बच्चों से, अपनी संतान से प्रॉब्लम आती है, संतान सुख मंदा रहता है। अब पंचम भाव और पंचमेश पर 3 या 3 से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो संतान नहीं पैदा होती, याद रख लीजिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है, संतान का न होना, संतान का होकर नष्ट हो जाना, प्रेगनेंसी में खराब हो जाना, या दशा और अंतरदशा के हिसाब में संतान हो जाने के बाद 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद किसी न किसी प्रकार से संतान का खो जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, कोई भी बुरा योग बन जाता है जब 3 या 3 से अधिक ग्रह पंचम भाव और पंचमेश के ऊपर अपना बुरा प्रभाव डाल देते हैं। तो दर्शकों, पंचम भाव को स्टडी कीजिए, पंचम भाव के स्वामी को स्टडी कीजिए, आपको पहले ही जानकारी हो जाएगी कि क्या हमें संतान सुख देने वाली है, क्या हमें संतान से सुख मिलने वाले हैं। या जो लोग विवाह करने वाले हैं, जब भी वो जन्मपत्री मैच करते हैं पति या पत्नी के साथ, तो वो पंचम भाव अवश्य देखें, अपना भी देखें कि कहीं अपना पंचम भाव तो नहीं खराब, और सामने वाले की जन्म पत्री का यानी कि जीवन साथी का भी पंचम भाव अवश्य देखें, कहीं दूसरी जन्म पत्री में पंचम भाव तो नहीं खराब। अगर आपकी जन्म पत्री में पंचम भाव खराब है और आपको कंप्यूटर बोल रहा है इतने गुण मिल रहे हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि आपकी पत्री मिल रही है, और पंचम भाव या पंचमेश खराब है, तो आपके जीवन में बाकी सारे सुख तो होंगे, संतान का सुख ना होगा, याद रख लीजिए। तो गणेश जी की पूजा करना संतान सुख प्राप्ति का सबसे उत्तम उपाय है, गणेश जी की पूजा करना। इसीलिए गणेश चतुर्थी के व्रत किए जाते थे पहले, जो आजकल कई लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, गणपति के पूजन से संतान का सुख प्राप्त होता है। ओम गंग गणपते नमः का जाप करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। ओम हूम गंग ग्लौम हरिद्रा गणपते वर वर सर्वजन हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से केतु ग्रह की शांति होती है, गणपति हर विघ्न को दूर करते हैं। और जो लोग दान कर सकते हैं उन्हें चाहिए कि एक काला और सफ़ेद रंग का कंबल या खेस जो पुराने ज़माने में होता था, उसका दान अवश्य ही अमावस्या पर किसी निर्धन को किया करें। जिनके घर के आसपास मंदिर है और भगवान शंकर की पिंडी है, वहाँ पर शिवलिंग, वो शिवलिंग के ऊपर केले चढ़ाने शुरू कर दें, तो भी संतान की तरफ से हमें परेशानियों की मुक्ति प्राप्त होती है। और ये तो है टोटके छोटे छोटे। जन्म पत्री में सुधार पैदा करना अति आवश्यक है। पंचम भाव के स्वामी को स्टडी करना चाहिए।
कौन से ग्रह से, कौन सी राशि से, कौन से घर से वो खराब हो रहा है, उनके दान करने चाहिए। और पंचमेश को बल देने के लिए उसका रतन, रंग, यंत्र और मंत्र पढ़ना चाहिए। तो पंचम भाव के विषय में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आप भी अपने बच्चों की तरफ से परेशान हैं, बच्चों के कैरियर की तरफ से परेशान हैं, उनके स्वभाव या नेचर की तरफ से परेशान हैं कि वो आपकी बात ही नहीं मानते, अपनी अपनी जन्म पत्री के पंचम भाव का अवलोकन स्वयं करें, या आप मुझे फ़ोन करके मेरे साथ सारी अपॉइंटमेंट हासिल करके पंचम भाव की स्टडी करवा सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म पत्री में पंचम भाव का स्वामी यानी कि बच्चों के ग्रह का स्वामी क्या कह रहा है और उसका इलाज क्या है। तो इस पंचम भाव को अवश्य याद रखें, क्योंकि संतान का सुख ही है। जीवन में हम कुछ भी एफर्ट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। अगर वही कल को काम ना आए या वही हमारे से खो जाएं तो फिर हमारा जीवन नीरस हो जाता है। संतान सुख किस प्रकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की जानकारी के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बस यही आपके साथ आज की वार्तालाप समाप्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो ज्योतिष के हम जब भी उपाय करवाने निकलते हैं या अपनी जन्म पत्री पढ़वाने निकलते हैं तो सबसे पहले छाया ग्रह को देखा जाता है कि कहीं ये ग्रह किसी भी प्रकार से हमारे किसी शुभ भाव को प्रभावित तो नहीं कर रहे, किसी शुभ ग्रह को प्रभावित तो नहीं कर रहे। यह सभी ग्रहों को अपनी लपेट में लेकर महापाप कर्तृदोष, जिसे नागपाश योग कहा गया है, सर्प दोष तक का नाम दिया गया है, ऐसा योग बनाकर तो नहीं बैठे। तो जो मैंने पर्सनली रिसर्च किया है, शोध किया है, अध्ययन किया है, ग्रहों की तिथियों को भी समझा है मैंने, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रयोग अमावस के ऊपर ही करता हूँ। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आपकी जन्म पत्री में राहु, केतु, शनि, साढ़े साती, ढैया, काल सर्प दोष, पितृदोष या किसी भी प्रकार के साथ शुभ ग्रह के साथ कोई अशुभ योग बना रहे हैं, जैसे गुरु के साथ राहु या केतु आ गए, चंडाल गुरु बन जाता है। शुक्र के साथ राहु या केतु आ गए, लक्ष्मी को श्राप लगा होता है। मंगल के साथ राहु या केतु आ गए, भ्रातृ दोष बना होता है, भाइयों के साथ झगड़ा होता है। बुध के साथ राहु केतु आ गए, जड़ दोष बना होता है, बहन, बुआ, मौसी, व्यापार से परेशानी आती है। चंद्रमा के साथ राहु या केतु आ गए, ग्रहण दोष बना होता है, मेंटल ट्रबल्स होती हैं। सूर्य के साथ राहु या केतु आ गए, आत्मा दूषित और मलिन होती है, जेल यात्रा तक का योग पैदा कर देते हैं। तो ये जान लीजिए, 7 पिंड ग्रहों के साथ राहु या केतु की युति बन जाए, या राहु या केतु में सभी ग्रह लपेटे में आ जाएं, काल सर्प दोष बन जाए, उनका उपाय मैं हर महीने अमावस्या के रोज़ करता हूँ। आप अपनी अपनी जन्म पत्री के शुभ ग्रह देख लीजिए, राहु केतु की दृष्टि में तो नहीं है, काल सर्प देख लीजिए, या ऐसे ग्रह की युति देख लीजिए जो छाया ग्रह के साथ मिले हुए हैं, या शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है आपके ऊपर। तो हर महीने अमावस्या से पहले पहले आप अपनी जन्म पत्री मुझे दिखाकर अपने लिए उपाय की रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, ताकि आपको राहु केतु से कैसे बचना है ये एक बार सिखा दिया जाए। और उसके बाद अपनी त्रिकोण को मजबूत करने के लिए कौन से त्रिकोण पतियों का इस्तेमाल करना है त्रिशक्ति के रूप में, ये बता दिया जाए। अगर आप इस सिस्टम को समझ लें, हर महीने अमावस का प्रयोग मैं करता हूँ ग्रह शुद्धि के लिए, सर्प शांति के लिए, राहु केतु शांति के लिए। इस बात को अगर आप जान लें तो आप मुझसे हर महीने अमावस से पहले संपर्क करके अपने ग्रहों के विषय में जानकारी ले सकते हैं, उपाय के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, त्रिशक्ति किस प्रकार स्थापित करनी है ये जान सकते हैं। इसके अलावा हर महीने संक्रांति के ऊपर जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो एक छोटा सा उपाय निकलता है हर बार, तो उसे भी आप जानने के लिए हर संक्रांति से एक दिन पहले आप मुझसे मिल सकते हैं। मुझसे फ़ोन पर अपना लगन बताकर, अपनी दशा अंतरदशा बताकर, सूर्य किस भाव में जाकर क्या प्रभाव देगा, शुभ देगा तो उसे और शुभ करने का प्रभाव, अशुभ देगा तो उसकी अशुभता को दूर करने का क्या उपाय है, ये जान लेना चाहिए। हर संक्रांत पर, हर अमावस पर काल सर्प की पूजा होती है, हर संक्रांति पर सूर्य का एक छोटा सा उपाय निकाला जाता है। इस स्थिति को अगर आप जान लें और अपने आप को मेंटेन करते रहें अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दशा अंतरदशा, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, गोचर के हिसाब से, तो मैं ये समझता हूँ कि हम
लगभग 50 से 75% अपने जीवन को किस प्रकार सफलता से जीना है ये जान जाते हैं। तो दर्शकों याद रख लीजिए, हर महीने अमावस पर मैं राहु, केतु, शनि, काल सर्प दोष, पितृदोष, साढ़े साती और ढैया की शांति करवाता हूँ। इस शांति के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके पास मेरा नंबर है। कभी भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यही संदेश देता हुआ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।